हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स, इसके अलावा उत्पादकता, विभिन्न संस्थाओं जैसे NCHER, NCERT, NIEPA, यूजीसी और मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ तक अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे आज के इस लेक्चर में। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था मानव संसाधन विकास में, तो उसमें अपन ने मानव संसाधन की भारत में उपलब्धता, मानव संसाधन विकास क्या होता है और इसके अलावा भारत में मानव संसाधन की नियोजिता, इस पर अपन ने बात किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे मानव संसाधन उत्पादकता एवं रोजगार के चलन। तो मानव संसाधन उत्पादकता से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से लिया जाता है जहां पर किसी भी तरह का प्रोडक्शन होता हो, उत्पादन होता हो, चाहे वह रॉ मटेरियल्स के रूप में, कच्चे माल के रूप में हो, या फिर बने हुए गुड्स या सर्विस के रूप में हो, सेवा के रूप में हो। तो वो सारे क्षेत्रों को अपन उत्पादकता के रूप में लेते हैं। और उन्हीं उत्पादन के जो क्षेत्र हैं, जो पर्टिकुलर उत्पादन के क्षेत्र है जहाँ से प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, उसमें रोजगार के अभी किस तरह के चलन चल रहे हैं, मतलब रोजगार के किस ट्रेंड्स को अभी फॉलो किया जा रहा है इन क्षेत्रों में, और किस प्रकार की यहाँ के भविष्य में ज़रूरतें हैं, इस बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो रोजगार या उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो तीन तरह से अपन बांटते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इन तीनों के बारे में अपन जान लेते हैं। ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को सबसे बेसिक क्षेत्र माना जाता है, जो कि मुख्य रूप से कौन कौन से इसमें क्षेत्र आते हैं। वो आता है कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन। प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रकृति से जो कोई उत्पाद आपको मिलता है कच्चे माल के रूप में या पूर्ण रूप से फिनिशिंग गुड के रूप में, लेकिन वो डायरेक्ट आपको प्रकृति से आपके पास मिलता है, तो उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाएगा। जैसे कि कृषि के उत्पाद हो गए, वन से प्राप्त होने वाले लकड़ी हो गए या वन के उत्पाद हो गए, इसके अलावा मत्स्य पालन और खनन, जितने भी माइनिंग है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो रेत माइनिंग हो या किसी तरह के मिनरल्स की माइनिंग हो, वो सारी चीज़ें क्या प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में अकुशल श्रम की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र में खासकर कृषि में अकुशल श्रम बहुत ज़्यादा देखा जाता है और तकनीकी का बहुत कम इस्तेमाल देखा जाता है। ये भारत के सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी भी पिछड़ी हुई तकनीक का उपयोग किया जाता है कृषि में, और इसी वजह से वहाँ का उत्पादन लगातार बढ़ने के बजाय गिर रही है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो प्रचलन में चले थे पेस्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक और खादों के उपयोग से प्रोडक्शन एक लिमिट के बाद अब गिर रहा है, जिसकी वजह से अब नए तरीके से कृषि को अपनाया जा रहा है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। तो फिर भी अभी भी कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अकुशल श्रम लगा हुआ है भारत का। और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम अवसर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत का जो कृषि है वो कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भर है। और इसके अलावा जो वानिकी है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं जब से जलवायु परिवर्तन के बारे में बात किया गया है। मत्स्य पालन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो समुद्र के किनारे वाले एरिया हैं वहाँ पर मत्स्य पालन किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर है, जो लैंडलॉक राज्य हैं, उनके पास मत्स्य पालन के साधन होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अभी पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है, तो मत्स्य पालन में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। खनन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गवर्नमेंट और निजी, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रही हैं। तो खनन में मुख्य रूप से जो अकुशल श्रम है उन्हें लिया जाता है, और ये माइनिंग में बहुत ज़्यादा इनके वर्किंग कंडीशन, जो इनको काम करने के जो कंडीशंस हैं उनके विपरीत काम कराया जाता है, क्योंकि ये श्रम जो है वो अकुशल है। अगर यही श्रम अगर कुशल होता तो वो तकनीकी का इस्तेमाल करके खनन का प्रयोग करते। तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्राथमिक क्षेत्र में अवसर कम है, मुख्य रूप से कृषि में बहुत कम अवसर हैं। और जीडीपी में इनका योगदान 14% है। ये प्री का क्वेश्चन है कि कितना परसेंट योगदान है जीडीपी में कृषि, वानिकी और प्राथमिक क्षेत्र का, तो 14% है। लेकिन रोजगार कितने परसेंट लोगों को दे रखा है इसने? 48% लोगों को। लगभग 48% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मुख्य रूप से जितनी भी ग्रामीण जनसंख्या है उनको कृषि ही रोजगार प्रदान कर रही है, और प्राइमरी सेक्टर ही रोजगार प्रदान कर रही है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है और बहुत बड़ा डिफरेंस है भारत के जीडीपी में या भारत के अर्थव्यवस्था में। और जो इसके उत्पादन कम होने का कारण, ये जीडीपी में इनका योगदान कम होने का मुख्य कारण है उत्पादकता निम्न होना। और उत्पादकता निम्न होने का मुख्य कारण क्या है? अकुशल तकनीक और अकुशल श्रमिक या कामगार का होना। द्वितीय क्षेत्र से जो अपन बात करते हैं वो मुख्य रूप से किससे रिलेटेड होता है? तो वो होता है विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र से। मतलब
ऐसा क्षेत्र जहां पर रॉ मटेरियल को लाकर फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि सीधे आप उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं, तो उस वाली जो प्रोसेस का जो बीच वाला पार्ट है उसे ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जिसको विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। इसको इंडस्ट्री, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो द्वितीयक क्षेत्र है, उसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। अकुशल श्रमिक इसमें कार्य नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो उन्हें अकुशल श्रमिक के हिसाब से उनकी जो कार्य है वो कार्य नॉर्मल कार्य होगा, जैसे कि आपको बोझ उठाना या फिर किसी सामान को ट्रांसमिट करना। आपको किसी तरह से कुशल काम नहीं दिया जा सकता कि आप किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, किसी गुड्स को फिनिश कर रहे हैं, किसी गुड्स को बना रहे हैं। इसमें अवसर ज़्यादा हैं परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में कम है, ये सबसे बड़ा दुविधा की बात है और सबसे कमजोरी है भारत के अर्थव्यवस्था में। जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें अवसर तो बहुत ज़्यादा हैं और अवसर की बात की भी जाती है, लेकिन इसके भारत के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि यहाँ पे कुशल श्रम की बहुत कमी देखी जाती है, जिसके वजह से इस क्षेत्र में ये अवसर ज़्यादा नहीं दिखाई देते। इसके बाद अकुशल श्रम के होने के कारण भारत में रोजगार कम है, नियोजिता भी कम है, अवसर के बाद भी उत्पादकता कम है। अवसर के बाद उत्पादकता इसलिए कम है क्योंकि अवसर तो हैं, लेकिन अगर कोई नियोजित नहीं होगा, कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा तो उसकी उत्पादकता तो जीरो ही मानी जाएगी ना। अगर वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है तो उसकी उत्पादकता बहुत निम्न होती है। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र के जीडीपी में कितना योगदान है, तो जीडीपी में लगभग 31% का योगदान है। किसका? सेकेंडरी क्षेत्र का, मतलब द्वितीय क्षेत्र का। और इसका योगदान रोजगार में कितना है, तो लगभग 26% लोगों को रोजगार प्रदान करता है द्वितीय क्षेत्र। और कामगार व्यक्ति किसको माना जाता है, तो 15 से 60 वर्ष या 59 वर्ष तक के लोगों को कामगार में गिना जाता है। तो इसी उम्र के लोगों को जो अपन ये बता रहे हैं डाटा रोजगार की, तो 26% लोगों को द्वितीय क्षेत्र लगभग रोजगार उपलब्ध करा रहा है वर्तमान में। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। तृतीय क्षेत्र से तात्पर्य सेवा क्षेत्र है, जहाँ पर सर्विस सेक्टर को देखा जाता है, मतलब किसी भी प्रकार के सेवा को देने के लिए जो पैसे कमाए जाते हैं या फिर जो इकोनॉमिक रन किया जाता है या जो मुद्राएं उस व्यक्ति को दी जाती हैं उसे ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये पूर्ण कुशल मानव संसाधन की जरूरत होती है। हालांकि कहीं कहीं सेवा क्षेत्र में भी अकुशल श्रम देखा जाता है, लेकिन सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, उसमें भी पूर्ण कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में वर्तमान में सेवा क्षेत्र में रोजगार की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भारत में वित्तीय समावेशन होना है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के अलावा सतत विकास की बात की जा रही है। धारणीय विकास के बाद जो अभी रोजगार के सेक्टर है उसको खोलने की बात की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की जा रही है। तो जो तीसरा क्षेत्र है उसमें रोजगार की संभावना लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ कृषि को भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत कृषि में प्रशिक्षण, कृषि की उत्पादकता कैसी बढ़ाई जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सारे सर्विस सेक्टर से मान्य होंगे। प्रति इकाई श्रम पर लाभ बहुत ज़्यादा है तृतीय क्षेत्र में, और जीडीपी में इसका योगदान भी बहुत बड़ा है। जीडीपी में इसका योगदान लगभग 56% है। और रोजगार कितने लोगों को प्रोवाइड करता है, तो ये भी 26% लोगों को रोजगार देता है। लेकिन जीडीपी में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, 56% है भारत के जीडीपी में। तो ये हो गया प्रोडक्शन के क्षेत्र यानी उत्पादकता के क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं मानव संसाधन उत्पादकता में रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स, मतलब अभी वर्तमान में किस तरह के चलन देखे जा रहे हैं रोजगार में या अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र में। तो वर्तमान समय में रोजगार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र का बोलबाला है। मतलब सबसे ज़्यादा जो विकास देखा गया है वो इसी क्षेत्र में देखा गया है अर्थव्यवस्था के, कि ये क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश हो रहा है और सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी गुणवत्ता और अच्छा रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपन रोजगार के ट्रेंड्स में बात करेंगे तो शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो रोजगार की दृष्टि से शिक्षा तीनों क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि शिक्षा का कोई क्षेत्र लिमिटेड नहीं है कि वो सेवा क्षेत्र या विनिर्माण या प्राथमिक क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराता है। ये मुख्य रूप से तीनों क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है, साथ ही बहुत बड़े जनसंख्या को नियंत्रित करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि बहुत बड़े जनसंख्या को नियंत्रित करता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं वो सबसे ज़्यादा लोग नियोजित हैं शिक्षा के क्षेत्र में भारत में। वर्तमान में पीपीपी के माध्यम से इस क्षेत्र में और अधिक गति मिला है और अधिक विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं।
जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो विद्यालयों के निर्माण है, चाहे विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण है, उसे पीपीपी मॉडल के तहत ही काम किया जा रहा है। इसके अलावा पब्लिकेशन है, पाठ्य पुस्तकों की छपाई है, और साथ ही जो प्राथमिक स्कूल में है उसे स्व सहायता समूह या फिर समूह के द्वारा जो है भोजन वितरण का या मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य भी कराया जा रहा है, जो कि सफल माना जा सकता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्रों में शिक्षा के रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, और वर्तमान में रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में ही माना जाता है। भविष्य में शिक्षा क्रांति के माध्यम से डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग का बाजार बढ़ेगा, और इससे महत्वपूर्ण रोजगार बनेंगे और लोगों के अंतर्गत रोजगार के नए नए संभावनाएं बनती दिखाई देंगी। तो शिक्षा का जो रोजगार का ट्रेंड है उसमें शिक्षा को लिया जा सकता है कि शिक्षा रोजगार के ट्रेंड में हमेशा ही बना रहता है और टॉप में चलता है। अगला जो क्षेत्र है वो है आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में सबसे विकसित है, जो कि तकनीकी विकसित में अगर बात किया जाए, अभी वर्तमान में जो सबसे विकसित बाजार है भारत में किसी चीज़ का, तो वो आईटी सेक्टर का है। इसी क्षेत्र में वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, या फिर जो ओपन मार्केट किया गया है, खुला बाजार पद्धति को अपनाया गया है, उसमें आईटी सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिला है भारत में, और इसका आईटी सेक्टर लगातार मजबूत हुआ है। साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। जितने भी इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं उसका बहुत बड़ी संख्या इन्हीं आईटी कंपनियों में नियोजित होते हैं या कार्यरत होते हैं। भारत में आईटी क्षेत्र का विकास सबसे सफल माना जाता है। कंप्यूटर, रक्षा, अनुसंधान, बैंक, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईटीसी, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी ये अन्य क्षेत्रों में कार्य करता रहता है, और रोज़ अपनी कमजोरियों को पहचान के उसके प्रति एंटीवायरस डेवलप करता है। साथ ही ये एक पूरे सिस्टम को भी सेव करता है। तो भारत के सफल आईटी कंपनियां जो रोजगार में अहम योगदान देती हैं वो हैं टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। ये तीनों ही कंपनियां बहुत बड़ी आईटी कंपनियां मानी जाती हैं विश्व में भी, और भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां हैं टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। इसके बाद है हेल्थ केयर। भारत में सबसे बड़ा जो बाजार भविष्य में बनेगा या वर्तमान में है वो हेल्थ केयर सेक्टर में ही बनेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में रोजगार की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, और भविष्य में इसमें रोजगार लगातार बढ़ेंगे। इवन उद्यमशीलता के लिए भी हेल्थ केयर सेक्टर सबसे आगे है। भारत में हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा संभावना है। भविष्य में ये आधारभूत संरचना का एक मुख्य भाग है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को जब तक अच्छा नहीं किया जाएगा, कुशल मानव संसाधन में नहीं परिवर्तित हो सकेगा, और ना ही वो उत्पादन में अपनी भूमिका निभा पाएगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में किस तरह से आपको संभावना मिलेगी, तो औसत आयु, जो जीवन प्रत्याशा है, वो लगातार बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से एक मार्केट डेवलप होगा, जिस मार्केट की अलग से डिमांड होंगी और अलग से कार्य होंगे, जिसमें लोगों की नियोजितता लगातार बढ़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ये रोजगार देगा, चाहे वो नर्स के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, वार्ड बॉय के रूप में हो, या किसी भी रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको रोजगार दिया जाएगा। सरकारी सेवा के माध्यम से तथा निजी क्षेत्र में भी जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो दोनों क्षेत्रों में भी बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो दोनों क्षेत्रों में आपको किसी भी एक क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा किस किस की नियुक्ति होगी हेल्थ केयर सेक्टर में, तो डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल, तकनीकी सेवक आदि। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे बेस्ट क्षेत्र है अभी वर्तमान में उत्पादक और उत्पादकता के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें, मतलब रोजगार के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें। इसके अलावा अगला आता है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट जो है वो भारत में अभी नया ही माना जा सकता है, जबकि रिटेल मार्केट जब से शुरू हुआ है तब से भारत का जो ऑनलाइन मार्केट है वो उसको भी रिटेल बाजार के रूप में ही कन्वर्ट माना जाता है। तो वो एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है वर्तमान के परिवेश और समय में। रिटेल बाजार भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाजार है, और लगातार बढ़ेगा क्योंकि भारत की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। भविष्य में सेवा एवं उत्पादन क्षेत्रों में दोनों को रोजगार देगा। मतलब रिटेल मार्केट ऐसा है कि आपको सेवा क्षेत्र और नियोजिता, इसके अलावा उत्पादन क्षेत्र में भी आपको मदद करेगा, और इसके अलावा रिटेल में भविष्य में भी बहुत सारी संभावना है। आने वाले जो अगले 5 सालों में है उसमें ऐसा उम्मीद लगाया गया है एक रिपोर्ट के अनुसार से कि 1 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा राज्य और केंद्र स्तर पर। अगला है बैंकिंग सेक्टर। मतलब बैंकिंग के क्षेत्र में भी रोजगार के बहुत ज़्यादा संभावना है भारत में, क्योंकि अभी भी भारत में जो वित्तीय समावेशन इसीलिए चलाया जा रहा है कि भारत में जो बैंकों की पहुंच है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं हो पाया है।
भारत में सरकार अभी भी वित्तीय समावेशन की ओर से सबसे अधिक ध्यान दे रहा है, क्योंकि वित्तीय समावेशन ही एक सोल्यूशन है कि जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और अर्थव्यवस्था लाइन पे आ पाएगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ में। तो बैंकिंग को अभी भी बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है और भविष्य में इसका विस्तार भी होगा। भविष्य में बैंकों का क्षेत्र बढ़ेगा, लगभग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 30 लाख नौकरियां अकेला बैंकिंग सेक्टर देगा अगले आने वाले 5 साल में। साथ ही निजी क्षेत्र का विस्तार भी तेजी से हो रहा है बैंकिंग में, और निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस कंपनी के अलावा बहुत सारे चिटफंड फंड कंपनियां भी या चिटफंड ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत से बैंकिंग सेक्टर्स हैं जिसमें अपनी अपनी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। तो रोजगार के लिए ये भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत लंबा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो सरकारी बैंक है उनमें लगातार रोजगार के समावेशन भी किया जाता है। अगला है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो जनसंख्या की गति के अनुसार से ऑटोमोबाइल्स भी भविष्य में बढ़ेगा और नए रोजगारों का सृजन होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स एक ऐसा सेक्टर है जो आजकल व्यक्तियों के एसेंशियल सर्विस में माना जाने लगा है। तो लगातार जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी कोलैप्स होने वाला है या फिर मंदी आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर ही एक बेहतर विकल्प है और कार्य करने के लिए भी जगह। निजी क्षेत्र लगातार इसके विस्तार पर ध्यान दे रही है ऑटोमोबाइल्स के, और भारत की जनसंख्या पर इसकी दूसरी बड़ी ज़रूरत ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। भारत की जनसंख्या को दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो भारत में ऑटोमोबाइल्स की संख्याओं पर निर्भर करता है। तो लगभग यही ट्रेंड्स थे रोजगार के अभी भी जो वर्तमान में भारत में दिखाई दे रहे हैं। एक तो शिक्षा क्षेत्र, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर, रिटेल, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल। और इसके अलावा आधुनिक कृषि में भी लगातार स्कोप देखा जा रहा है, और आधुनिक कृषि को भी बहुत सारे पढ़े लिखे युवा अपना रहे हैं। तो इससे भी भविष्य में रोजगार का एक बहुत बड़ा आर्मी आप खड़े कर सकते हैं, और साथ ही साथ रोजगार के लिए भी आप स्वरोजगार को अपना सकते हैं। तो इसके अलावा आप उच्च शिक्षा व अनुसंधान परिषद के लिए राष्ट्रीय आयोग, जितने भी राष्ट्रीय आयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय आयोग या फिर जो एग्जाम की दृष्टि से मुख्य थे उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इंपॉर्टेंट यही है, विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग NCHER, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो क्या करेगा, ये करेगा भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, कृषि और चिकित्सा को सेपरेट कर दिया है, में समन्वय, मानकों के निर्धारण और संवर्धन तथा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापना। सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य क्या होगा, ये क्या करेगा, समन्वय स्थापित करेगा सभी इंस्टीट्यूटों से, साथ ही साथ ये मानकों के निर्धारण और संघर्ष तथा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापना जरूरी है। तो इसके अगला पॉइंट क्या है कि 2011 में प्रोफेसर यशपाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हेतु विधेयक लाया गया तथा परिषद का गठन किया गया। ये एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जिसे कहीं भी पूछा जा सकता है। यह उच्च शिक्षा और अनुसंधान में सर्वोच्च संस्था है। उच्च शिक्षा व अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये उच्च शिक्षा व अनुसंधान के लिए सर्वोच्च संस्था है। आयोग में 70 सदस्य होंगे जो सभी राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही इम्पोर्टेंट है कि 70 जो सदस्य होंगे जो कि सभी राज्यों के एक एक सदस्य होंगे, और दो दो सदस्य भी होते हैं तो उनके प्रतिनिधित्व मानी जाएगी। इसके अलावा उन्हें मीटिंग करने का, कॉन्फ्रेंस करने की भी पूरी आज़ादी होगी दोनों ही पार्टियों को। मानव संसाधन विकास में जो सबसे मुख्य कार्य है इन इंस्टीट्यूटों का या उच्च शिक्षा विभाग का, वो है इसके कार्य, क्योंकि ये कार्य को ही पूछा गया है सिलेबस में कि कैसे मानव संसाधन के विकास में ये संस्थाएं हेल्प करती हैं या मदद करती हैं। तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो है शैक्षिक संस्थानों की स्वतंत्रता में वृद्धि करना। ठीक है, उच्च शिक्षा व अनुसंधान के राष्ट्रीय आयोग, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता में वृद्धि करना, ज्ञान के नवीन उभरते हुए क्षेत्रों और अन्य विषय पाठ्यक्रमों का संवर्धन करना। ये इंपॉर्टेंट है
कि ज्ञान के नवीन तकनीकों को लगातार अपनाना और उन तकनीकों को वित्तीय पोषण और इसके अलावा विषय के रूप में भी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। शिक्षा संभावना और उद्योगों के में समन्वय का प्रयास, मतलब जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो अपने औद्योगिक या प्रशिक्षण संस्थान को अपने औद्योगिक इंडस्ट्री क्षेत्र में विजिट कराएं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा और समावेश हेतु प्रावधान, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान और समावेश, उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु अनुसंधान को बढ़ावा करना, स्वर्गीय मतलब स्व उद्यमी शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वरोजगार जो उद्यमी शिक्षा होगा उसको बढ़ावा देना। NCHER सफल उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे UGC, AICTC आदि को केंद्रीकृत करेगी। ये सभी मुख्य रूप से संस्थाएं हैं उन्हें केंद्र के रूप से कनेक्ट करेगी और साथ ही साथ केंद्र की जितने भी योजनाएं हैं या ये इन संगठनों के अंतर्गत कोई भी कार्य है तो उसे कर दिया जाएगा। जिस तरह के नोट्स हैं वैसे ही आपको भी नोट्स बनाना है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको बुलेट पॉइंट पे नोट्स बना सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। एम क्या है? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का गुणात्मक विकास करना और स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित होना। तो स्वायत्त संस्था तो इसे बना दिया गया है। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश भर में शिक्षा प्रशिक्षण क्षेत्र में अनुसंधान एवं पाठ्यक्रमों के निर्णय के कार्यों के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप NCERT का गठन हुआ। इसके गठन का पूरा जो स्टोरी है वो इसी तरह है कि 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, 52-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश भर में शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान एवं पाठ्यक्रमों के निर्माण के कार्यों के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप NCERT का गठन हुआ। NCERT के कुछ सदस्यता और इसके कार्य के बारे में है। तो भारत सरकार के शिक्षा परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति इसमें शामिल होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन भी इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक राज्य के एक एक प्रतिनिधित्व और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों को इसमें स्थान दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? NCERT के क्लब में, जिससे कि ये आगे की बात पता चल सके और साथ ही साथ जो इसकी आवश्यकता है उसे भी समझा जा सके। अब इसकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा वाला है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। तो ये पूछा जा सकता है प्री में फैक्ट के रूप में और साथ ही साथ मेंस में तो पूछा ही जाएगा। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर है। तो इम्पोर्टेंट इसमें तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर। उत्तर पूर्वी को शिक्षा संस्थान शिलांग और महिला शिक्षा विभाग भी वहीं पर है। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट था NCERT का। आप NCERT के कार्य के बारे में देखते हैं। तो कार्य किस तरह से करेगी और कार्य योजना क्या है इसका। तो MHRD की शैक्षणिक विंग के रूप में कार्य करती है। NCERT का मुख्य कार्य शिक्षा और समाज कल्याण को निवेदन करना, साथ ही स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करना। ये NCERT के कार्य हैं या उद्देश्य हैं जिनको उन्हीं को करना है। शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना। शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना। विद्यालय शिक्षा मामलों में विचारों एवं सूचनाओं के निकासी गृह के रूप में कार्य करना, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्यों को सहयोग एवं प्रोत्साहन। राज्य सरकार एवं स्कूलों को शिक्षा संबंधी सलाह देना। उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करना। ये NCERT के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि वो जो गरीब है या फिर जो भी व्यक्ति है वो फुटपाथ से अपनी ज़िंदगी को उठाकर किसी विशिष्ट स्थान पर उस क्षेत्र को इम्प्लीमेंट कर सके। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ इसके बारे में
जो व्यक्ति या जो बच्चा इसको जीतता है उसे वार्षिक स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जाता है। जो अगला मानव संसाधन संगठन या संस्था है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासनिक संस्थान नीपा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना 1962 में न्यू दिल्ली में किया गया था। और किसके अंतर्गत इसको किया गया है, तो ये भी MHRD के द्वारा 1962 में स्थापित किया गया। जितने भी ये संस्थाएं हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा है, क्योंकि ये जितने भी संस्थाएं हैं वो कुशल मानव संसाधन पर क्या योगदान देती हैं ये अपन पढ़ रहे हैं। तो भारत एवं संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है, एक तरह से इंटरनेशनल संगठन ही माना जाता है, क्योंकि इसमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख संगठन के रूप में इसे माना गया है। यूनेस्को एवं भारत सरकार यूनेस्को के सहयोग से 10 वर्षीय अनुबंध के आधार पर एशियन एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी है। इसके अलावा 1979 में नाम परिवर्तन करके नीपा को नीपा रखा गया, मतलब जो भी इसका पुराना नाम था उसको बदल के नीपा रखा गया। 2006 से डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। डीम्स मतलब ऐसे विश्वविद्यालय जिनको मानक उपाधि देने के दर्जा प्राप्त है, साथ ही साथ डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। और किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और विशिष्ट कार्य करने के लिए आपके ऊपर इस चीज की योजना की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कार्य कैसे करेगा, मानव संसाधन के विकास कैसे करेगा, मानव संसाधन के कुशल मानव संसाधन कैसे बनाएगा। तो शिक्षा के नियोजकों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षण देगा। सबसे पहले जितने भी नियोजक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा शिक्षा के लिए एक विशिष्ट रूप से उनका पब्लिकेशन है, जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं तो उन्हें एक प्रशिक्षण संस्थान का आयोजन किया जाएगा और उनके प्रशिक्षणों के टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करके ये देखा जाएगा कि वो कार्य सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन, लगातार अनुसंधान गिरते जा रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। नवाचारों के प्रसार हेतु सदैव तत्पर है। जितने भी नवाचार होते हैं, ये नवाचार इंडस्ट्री आपके आसपास दिखते हैं, तो सारे नवाचारों को आपको अपनाना है और उसे जानने की आपकी ललक होनी चाहिए। शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों सहित दुनिया भर के संगठनों को परामर्श उपलब्ध कराती है। शैक्षणिक योजनाओं तथा प्रशासन के क्षेत्र में भारत में विदेशी शैक्षिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है। भारत में विदेशी शैक्षिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम संभावित है। यह संस्थान स्कूल शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट ये है, ये फैक्ट नहीं छूटना चाहिए, ये आपको लिखना है। ये संस्थान स्कूल शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है और नीपा स्वतंत्र मंत्रालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है तथा स्कूली शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय और इसमें संसाधनों के सहयोगी के रूप में कार्य करता है, जो कि शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विवाद और शोध कार्य में कार्यरत है। आगे है नीपा जो संगठन है उसके सहयोगी कौन है, तो ये सारे संगठन उसके अगला जो संस्था है संगठन है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बारे में अपन पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1944 में। कौन से रिपोर्ट की सिफारिश में, तो सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिश में, क्योंकि ये 1947 से पहले का आयोग है। तो इसमें सार्जेंट जो रिपोर्ट है उसकी एक आधार रखी गई थी। सार्जेंट रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जो आज़ादी के 40 साल बाद सभी बच्चों को शिक्षित करना, 100% लिटरेसी प्राप्त करना एक लक्ष्य था। 1948-49 में राधाकृष्ण कमीशन ने इसे एक समन्वय संस्था के रूप में विकसित करने की सिफारिश की। सिफारिशों के बाद 1954 में विधेयक रखकर यूजीसी के स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता दी गई। 1956 में संसद द्वारा अधिनियम के अनुसार वैधानिक तथा संस्था स्वीकार कर लिया गया है। 1956 से वैधानिक संस्था के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है। उद्देश्य क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वित मानदंडों को निर्धारित करना, अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था, केंद्र राज्य सरकार उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की नींव समन्वय संस्था के रूप में कार्य करती है, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों पर
संस्थानों एवं सरकारों की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। तो क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, भोपाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल आपको आना ही चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? भोपाल में। पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, इतने जगह पर इसके मैसेज हैं या रिक्वेस्ट हैं। ठीक है। अब यूजीसी के 6 विभाग हैं इसके अंतर्गत में, तो कौन कौन से हैं? मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय समन्वय प्रशासन एवं वित्त विभाग, उच्च अध्ययन केंद्र एवं छात्रवृत्ति विभाग, महाविद्यालय सांख्यिकी प्रकाशन व सूचना विभाग, वेतनमान विभाग। यह यूजीसी के 6 और भी भाग हैं, उन पर भी ये कार्य करता है। साथ ही साथ उस कार्य के लिए इन्हें जो भी वेतनमान दिया जाता है उसको भी ये चुनौती दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने कार्य के लिए इन्हें एक विशिष्ट रूप से सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि देकर भी कार्य कराया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यूजीसी के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए शिक्षा के स्तर का निर्धारण करना, इंपॉर्टेंट यही है, शिक्षा के स्तर का निर्धारण करना, विभिन्न राज्यों के शैक्षिक संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना, विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करना। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए शिक्षा के स्तर का निर्धारण अच्छा नहीं है। विभिन्न राज्यों में शैक्षिक संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना, विश्वविद्यालयों के बीच कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करना। अब इसके अन्य कार्य क्या हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार करने एवं शिक्षा स्तर को उच्च बनाने के लिए विश्वविद्यालय को सलाह, पहला है इसका। और दूसरा कार्य है विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर में समन्वय रखने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। ठीक है, इस तरह का भी कार्य करेगा। तीसरा, विश्वविद्यालयों को अपने कोष से दी जाने वाली राशि का वितरण तथा इस संबंध में नीति का निर्धारण भी बहुत मुख्य रूप से आप जिस तरह से पैसे को खर्च करते हैं उस तरह से ही होता है। सेम वैसे ही है कि इसमें जो धनराशि है उसका वितरण तथा इस संबंध में नीति निर्धारण करने के लिए आपको 2 तरीके से, मतलब 5 से 6 बार ही मेडिसिन लगाना है। अगला जो वो है नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं प्रचलित विश्वविद्यालयों के कार्य तंत्र की वृद्धि पर पूरे जोर पर अपना मत प्रकट करना है। इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय द्वारा पूरे एक प्रश्नों के उत्तर देना या उनकी शंकाओं को समाधान करना, विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति की जांच करना और केंद्रीय सरकार द्वारा उनको सहायता अनुदान में दी जाने वाली धनराशि के संबंध में सुझाव देगा। विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर विकास से संबंधित कार्यक्रमों को पूरा करना, विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार एवं विभाग से संबंधित कार्यों को पूरा करना है। विश्वविद्यालय से उनके परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों, अनुसंधान कार्यों आदि के संबंध में विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सूचनाओं को भारत तथा विदेशियों से एकत्रित करके विश्वविद्यालयों को भेजना, विश्वविद्यालय द्वारा विधिक सेवाओं के लिए प्रदान की गई उपाधियों के संबंध में भी भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को अपनी सलाह देगा। आगे है अतिरिक्त कार्य, और कौन कौन से कार्य कराए जाते थे? तो चिकित्सा परियोजनाओं का संचालन, शिक्षकों के वेतनमान में सुधार, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना और दयावान छात्रों का निर्माण करना मना कर दिया है। हमारे यहाँ के कलेक्टर ने भी मना कर दिया है। सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा का अनुरूप होगा, शिक्षकों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। छात्रवृत्तियां एवं फेलोशिप आदि के लिए कार्य कर रहे हैं। आज का ये लास्ट है मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है। मुक्त विश्वविद्यालय क्या होते हैं?
आगे है मुक्त विश्वविद्यालय। ये सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसे विद्यालय होते हैं जो कि दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य को स्थापित करते हैं। दूरस्थ शिक्षा मतलब आपके काम की वजह से या आप किसी भी प्रकार के आप वजह से आपकी पढ़ाई अगर अधूरी में रुक गई है तो आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। भारत यूके मतलब भारत और उत्तराखंड एवं अन्य देशों को कार्यरत है। प्रवेश नामांकन की नीति खुली या शिथिल रही होगी। भारत में 14 खुले विश्वविद्यालय हैं। बहुत सारे पाठ्यक्रमों को इसमें जगह दिया गया है। तो जो पहला है वो है स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी तथा डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र। पाठ्यक्रम में भी जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से भी सिलेबस चाहिए। पात्रता आप हैं कि नहीं है, आप कर पाएंगे कि नहीं है। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय मैदान नई दिल्ली या नई दिल्ली। इसके अलावा मध्य प्रदेश भोज खुला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये भारत के मुक्त विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनको मैंने नहीं लिया है। लास्ट है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षा को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर पर तकनीकी तथा समय निर्धारण के समय दो गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मापदंडों के संबंध में भी उपचार चाहिए था। दूरस्थ शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की विशेषता। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। सभी पाठ्यक्रमों के लिए क्लासों की संख्या तय होती है और देश भर में इन केंद्रों को उनकी पढ़ाई कराई जाती है। सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा और असमान एवं प्रासंगिक होंगे। विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटेंसिव ऑन सॉफ्ट लर्निंग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए विद्यार्थी देश के सभी राज्य में रहकर धर्म में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं बिना कोचिंग के। तो कम खर्चीली दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करने में भी काफ़ी कम सर्वसुलभ विश्वविद्यालयों की संख्या में कोई सीमा नहीं है। कम जांच के करने के साथ साथ पढ़ाई की जा सकती है। कम आंकने वालों पर भी मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल जाता है। मतलब किसी प्रकार से किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को कम मार्क्स हैं 12th में, लेकिन उसको बीएससी में या फिर वो जो करना चाहता है उसमें एक विशिष्ट स्थान दिया जाएगा। पाठ्य सामग्री ही शिक्षकों का कार्य करता है। साधारण कोर्स, वोकेशनल, प्रोफेशनल कोर्स भी इस शिक्षकों के माध्यम पर ही अटका हुआ है। तो मान्यता क्या है? पत्राचार से किए गए कोर्सों की मान्यता कम नहीं आंकी जा सकती है, मैं भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जिससे कि रेगुलर कोर्सेस उपलब्ध हो सकें। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सारे जो विश्वविद्यालय हैं उसमें मुक्त विश्वविद्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। साथ ही साथ इसके निष्कर्ष को भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसके बारे में अभी मैंने लेटर दिया है और इसके बाद मतलब काम के बाद वो पढ़ने या पढ़ाने घर में भी आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पत्राचार से किए गए कोर्सों की मान्यता कम नहीं आंकी जा सकती। ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि रेगुलर कोर्स। तो ये हो गया सारे के सारे संस्थान जो मानव संसाधन को किस प्रकार डेवलप करती हैं, मानव संसाधन के प्रति क्या रुख रखती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें MPPSC KRM करके यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो भगवती IAS के चैनल पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।